मिड कैप स्पेस हिस्टोरिकली स्ट्रॉन्ग कंपाउंडिंग दिखाती आई है। निफ्टी मिड कैप 100 के 5 ईयर CAGR रिटर्न्स देखें तो 23% रिटर्न्स रहे वर्सेस 19.53% एंड 13.34% ऑफ निफ्टी स्मॉल कैप एंड निफ्टी 100 रिस्पेक्टिवली। और आज हम बात करने वाले हैं उन मिड कैप स्टॉक्स की जहां पिछले 3 सालों में ग्रोथ काफी फास्ट रही है, लेकिन वैल्यूएशन अभी भी ओवरस्ट्रेच नहीं लगती। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली इन स्टॉक्स को डीकोड करते हैं। पहली कंपनी के बारे में बात करते हैं विच इज अनंतराज लिमिटेड। लास्ट 3 सालों में कंपनी ने काफी स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन दिखाया है। सेल्स CAGR अराउंड 65% और प्रॉफिट CAGR लगभग 98%, जो क्लियर ऑपरेटिंग स्केल अप और बिजनेस मोमेंटम को रिफ्लेक्ट करता है। इस ग्रोथ का डायरेक्ट इम्पैक्ट मार्जिन्स पर भी दिखा। ऑपरेटिंग मार्जिन मार्च 22 के 16.4% से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 25 में 23.8% और उसी टाइमलाइन में नेट मार्जिन 11.8% से जंप करके 20.6% तक पहुंच गई। ये मार्जिन इंप्रूवमेंट मेनली बेटर कॉस्ट कंट्रोल से आया है, जहां कॉस्ट ऑफ सेल्स और एम्प्लॉय एक्सपेंसेस का रेवेन्यू के साथ रेशियो काफी ऑप्टिमाइज हुआ। वैल्यूएशन साइड पे स्टॉक अपने 5 ईयर मीडियन PE 46x से नीचे अराउंड 40x पे ट्रेड कर रहा है, जबकि इंडस्ट्री मीडियन लगभग 33x है। प्राइस टू सेल्स भी हिस्टोरिकल रेंज के पास ही है, लगभग 8.6x वर्सेस मीडियन लगभग 7.5x। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ट्रैक करना जरूरी है वो है शेयर होल्डिंग ट्रेंड। प्रोमोटर स्टेक 64.99% से गिरकर 57% आई है, जबकि इसी पीरियड में FII होल्डिंग 6.35% से बढ़कर 13.68% हो गई, जो इंक्रीजिंग इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट को इंडिकेट करता है। सबसे पहले कंपनी को समझते हैं। अनंतराज लिमिटेड एक NCR फोकस्ड रियल एस्टेट डेवलपर है। हिस्टोरिकली बिजनेस रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट सेल्स पे था, लेकिन अब कंपनी कमर्शियल रेंटल्स और डेटा सेंटर प्लस क्लाउड सर्विसेज जैसे रिकरिंग बिजनेसेस की तरफ शिफ्ट कर रही है। डेटा सेंटर वर्टिकल में BSNL, रेलटेल और TCIL जैसे गवर्नमेंट लिंक्ड पार्टनर्स के साथ अलायंसेस हैं और को-लोकेशन क्लाइंट्स का 75% गवर्नमेंट साइड से आता है। बिजनेस ब्रॉडली 2 हिस्सों में है, रियल एस्टेट जो 94% रेवेन्यू देता है और डेटा सेंटर्स एंड क्लाउड जो भी 6% पे हैं, बट फास्ट ग्रोइंग ऑप्शन बन रहे हैं। अब फाइनेंशियल्स को देखते हैं। सितंबर 25 क्वार्टर में रेवेन्यू 513 CR से 631 CR हो गया, 23% ईयर ऑन ईयर जंप, ड्रिवन बाय लग्जरी प्रोजेक्ट्स जैसे द एस्टेट रेजिडेंसेस और अनंतराज एस्टेट के न्यू फेजेस अलॉन्ग विद कंसिस्टेंट डिमांड। वहीं एक्सपेंसेस सिर्फ 15.8% बढ़े, जैसे ऑपरेटिंग लेवरेज मिला। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 49% ईयर ऑन ईयर ग्रो करके 168 CR हुआ। OPM 22% से 26.6% पहुंच गया। स्ट्रॉन्ग ऑपरेशंस के चलते पैट 30% ईयर ऑन ईयर ग्रो करके 138 से आ रहा। इनका ग्रोथ पाइपलाइन देखें तो रेजिडेंशियल साइड पे कंपनी के पास 11.4 मिलियन स्क्वायर फीट का ऑनगोइंग प्लस प्लान्ड पाइपलाइन है। इसमें गुरुग्राम के लग्जरी ग्रुप हाउसिंग 2 1.09 मिलियन स्क्वायर फीट और GH3 1.33 मिलियन स्क्वायर फीट की प्रोजेक्ट्स हैं, जिनके अप्रूवल्स Q4 और फाइनेंशियल ईयर 26 तक एक्सपेक्टेड हैं। सिर्फ इन दोनों प्रोजेक्ट से 5066 CR का एस्टिमेटेड रेवेन्यू बनता है, जो फाइनेंशियल ईयर 25 की टोटल इनकम का लगभग 2.5 गुना है। डेटा सेंटर साइड पे डिमांड टेलविंड भी स्ट्रॉन्ग है। इंडिया वर्ल्ड का 28% डेटा जनरेट करता है, लेकिन होस्ट सिर्फ 1% करता है। आगे प्लान है IT लोड को 28 मेगावाट से 63 मेगावाट बाय दिसंबर 26 और लॉन्ग टर्म 307 मेगावाट बाय 2032 तक ले जाने का। 63 मेगावाट पर ही मैनेजमेंट 1200 करोड़ एनुअल रेवेन्यू टारगेट कर रहा है, जो आज के क्वार्टरली रेवेन्यू से ऑलमोस्ट 2x है। कंपनी का सबसे बड़ा कंपेटिटिव एज है उसका 320 एकड़ का डेट फ्री लैंड बैंक इन प्राइम लोकेशंस। ये रही कंपनी की स्टेटेड लो कॉस्ट 83 एकर्स लैंड बैंक डिटेल्स। बैलेंस शीट साइड पर भी डेट इक्विटी रेशियो रिड्यूस हुआ है, मेनली बोरोइंग्स के रीपेमेंट और इक्विटी बेस के स्ट्रॉन्ग होने की वजह से। साथ ही डेट सर्विस कवरेज रेशियो ऑलमोस्ट 2 गुना तक इंप्रूव हुआ है, जो हायर EBIT और लोअर डेट बर्डन का क्लियर सिग्नल देता है। कैश फ्लो साइड पर थोड़ी वॉलेटिलिटी दिख रही है, CFO फ्लक्चुएट हो रहा है, लार्जली वर्किंग कैपिटल मूवमेंट्स और इन्वेंट्री चेंजेस की वजह से।
इस साइड पे कुछ की पॉइंट्स ध्यान देने लायक है। कंपनी का एनसीआर पर हैवी डिपेंडेंस उसे रेगुलेटरी और एनवायरमेंटल वॉलेटिलिटी के लिए एक्सपोज करता है। गुरुग्राम जैसे एरियाज में GRAP रिस्ट्रिक्शंस और वेदर रिलेटेड हॉल्स की वजह से कंस्ट्रक्शन और कमिशनिंग डिले हो सकती है। जैसे 22 मेगावाट डेटा सेंटर कैपेसिटी के रोल आउट में पोल्यूशन नॉर्म्स के चलते डिले देखा गया। फाइनली कैश फ्लोज भी वॉलेटाइल रहते हैं, मेनली वर्किंग कैपिटल और इन्वेंट्री साइकिल्स की वजह से, जो नियर टर्म में अर्निंग्स प्रेडिक्टेबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। हमारी दूसरी कंपनी है BLS इंटरनेशनल सर्विसेज। लास्ट 3 सालों में कंपनी ने 37% सेल्स CAGR और 65% प्रॉफिट CAGR डिलीवर किया है। मार्जिन स्टोरी और भी पावरफुल रही। लास्ट 3 सालों में OPM 12.6% से जंप करके फाइनेंशियल ईयर 25 में 28.7% और उसी टाइम में नेट मार्जिन 13.1% से बढ़कर फाइनेंशियल ईयर 25 में 24.6% हो गई। ये इंप्रूवमेंट लार्जली ऑपरेशनल है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ सर्विसेज का रेवेन्यू के साथ रेशियो 68% से गिरकर 45% आ गया, which means clear operating leverage. वैल्यूएशन एंगल से देखें तो स्टॉक अपने 5-year मीडियन पी which is 37x से काफी नीचे अराउंड 22x पे ट्रेड कर रहा है, जो इंडस्ट्री मीडियन लगभग 40x से भी सिग्निफिकेंटली लोअर है। प्राइस टू सेल्स भी ब्रॉडली हिस्टोरिकल और इंडस्ट्री रेंज में ही अराउंड 4 to 5x है। BLS इंटरनेशनल एक ग्लोबल टेक इनेबल्ड सर्विसेज कंपनी है, जो गवर्नमेंट्स के लिए वीजा, पासपोर्ट, कॉन्सुलर और सिटीजन सर्विसेज मैनेज करती है। बेसिकली वीजा एप्लीकेशन और आइडेंटिटी मैनेजमेंट का एंड टू एंड लाइफ साइकिल सॉवरेन एंटिटीज के बिहाफ पे हैंडल होता है। यहाँ इसका कोर बिजनेस मॉडल लॉन्ग टर्म मल्टी ईयर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पे बेस्ड है, जो प्रिडिक्टेबल और क्वाज़ी एन्युटी टाइप रेवेन्यूज प्रोवाइड करते हैं। Q2 ऑफ दिस ईयर के रेवेन्यू मिक्स को देखें तो 62% वीजा एंड कॉन्सुलर सर्विसेज से आता है, जिसमें वीजा प्रोसेसिंग, बायोमेट्रिक्स, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और एटेस्टेशन जैसी सर्विसेज शामिल हैं। बाकी ऑलमोस्ट 38% डिजिटल सर्विसेज से आता है, जहां कंपनी बैंक अकाउंट ओपनिंग, पैन, आधार एनरोलमेंट जैसी सर्विसेज देती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ओवर टाइम वीजा सेगमेंट के रेवेन्यू शेयर 84% से 62% तक आया है, जबकि डिजिटल सर्विसेज 15% से 38% तक बढ़ी हैं। However, प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रेंड मिक्स्ड है। वीजा बिजनेस में PBIT मार्जिन्स 36% से 40% तक इंप्रूव हुए हैं, जबकि डिजिटल सर्विसेज में मार्जिन्स 23% से गिर के 9% रह गए हैं। अब अगर क्वार्टरली नंबर्स देखें तो सितंबर 25 में BLS की सेल्स 49% ईयर ऑन ईयर जंप करके 737 CR हो गई, जिसमें वीजा एप्लीकेशन वॉल्यूम्स का 11.7% ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ। और रीसेंट एक्विजिशंस सिटीजनशिप, इन्वेस्ट एंड आरडी फेडरलिस का कंसोलिडेशन बड़ा ड्राइवर रहा। पर एक्सपेंस साइड थोड़ा हैवी था। टोटल कॉस्ट 58% ईयर ऑन ईयर बढ़े, मेनली कॉस्ट ऑफ सर्विसेज 89% स्पाइक होने की वजह से। वीजा बिजनेस में मार्जिन्स इंप्रूव होके 42% तक गए थैंक्स टू बेटर फिक्स कॉस्ट एब्जॉर्प्शन, लेकिन कंसोलिडेटेड मार्जिन्स आरडी फेडरलिस जैसे लो मार्जिन हाई रेवेन्यू बिजनेस के एंट्री से डाइल्यूट हो गए। इसलिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट सिर्फ 30% ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ और OPM 423 BPS गिरकर लगभग 28.9% रह गया। वैसे ही नेट प्रॉफिट 27% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 186 CR हुआ, बट नेट मार्जिन 425 BPS कंप्रेस होके 25% आ गया। ग्रोथ आउटलुक देखें तो वीजा आउटसोर्सिंग मार्केट US के अलावा 24 से 29 के बीच 14% CAGR से ग्रो होने की एक्सपेक्टेशन है, जबकि ग्लोबल कॉन्सुलर सर्विसेज मार्केट की ग्रोथ और भी अग्रेसिव है 32% CAGR प्लस शेयर ऑफ आउटसोर्स वीजा एप्लीकेशंस भी एक्सपेक्टेड हैं कि 38% ऑफ टोटल वॉल्यूम से 50% तक आ सकती हैं। इसके साथ BLS ने आधार सेवा केंद्र के लिए 2055 करोड़ का 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। फाइनेंशियल ईयर 25 रेवेन्यू 2193 CR के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो ये ऑलमोस्ट 1 साल के रेवेन्यू के बराबर स्केल का ऑर्डर है। एनुअल बेसिस पे 340 CR ऐड होता है, जो करंट रन रेट का 15 से 16% इंक्रीमेंटल बूस्ट देता है। मैनेजमेंट ने 9000 से 18000 करोड़ का ग्लोबल टेंडर और रिन्यूअल पाइपलाइन भी हाईलाइट किया है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 25 रेवेन्यू का 3.5 से 7x अपॉर्चुनिटी साइज। लेकिन ये कमिटेड ऑर्डर बुक नहीं है, बल्कि मीडियम टर्म बिडिंग और रिन्यूअल अपॉर्चुनिटीज का पूल है। कैश फ्लो फ्रंट पे काफी स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट दिखा। CFO 185 CR से जंप करके 829 CR तक पहुंच गया। ये ग्रोथ मेनली हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स और रिसीवेबल्स
पेबल्स के बेटर मैनेजमेंट की वजह से आई। सबसे पॉजिटिव साइन ये है कि CFO बाय नेट प्रॉफिट रेशियो कंसिस्टेंटली 1 से ऊपर रहा। फाइनेंशियल ईयर 24 में 1.07 से फाइनेंशियल ईयर 25 में 1.54, मतलब कंपनी रिपोर्टेड प्रॉफिट से ज्यादा एक्चुअल कैश जनरेट कर रही है ड्यू टू वर्किंग कैपिटल चेंजेस। लेकिन काफी रिस्क भी हैं। सबसे बड़ा नियर टर्म ओवरहैंग अक्टूबर 25 का MEA डिबारमेंट था, जिसके अंडर BLS को 2027 तक इंडियन मिशंस के नए टेंडर से बाहर कर दिया गया था। दिसंबर 25 में रिलीफ मिला जब दिल्ली हाई कोर्ट ने टेंडर एलिजिबिलिटी रिस्टोर कर दी। फिर भी ये एपिसोड एक अंडरलाइंग रिस्क को हाईलाइट करता है, हाई रेगुलेटरी स्क्रूटनी। गवर्नमेंट लिंक कॉन्ट्रैक्ट्स में कंप्लायंस और सर्विस क्वालिटी लैप्सेस फ्यूचर टेंडर्स, रिन्यूअल्स या एक्सपेंशन पे अनसर्टेनिटी क्रिएट कर सकते हैं, चाहे करंट रिस्ट्रिक्शन लिफ्ट हो चुकी हो। प्लस एडिफिटलेस एक्विजिशन से डिजिटल सर्विसेज का स्केल तो बढ़ा, पर उसका लो मार्जिन प्रोफाइल रफली 4 से 5% वर्सेस कोर वीजा बिजनेस ऑफ 40% प्लस मार्जिन के कंपैरिजन में कंसोलिडेटेड मार्जिन को डाइल्यूट करता रहेगा। अब आखिरी कंपनी है फोर्स मोटर्स। लास्ट 3 सालों में कंपनी ने 36% सेल CAGR और 100% प्रॉफिट CAGR डिलीवर किया है। मार्जिन में भी शार्प टर्न अराउंड दिखा है। OPM सिर्फ 2% से जंप करके 13.5% तक आ गया और NPM जो पहले नेगेटिव था वो ऑलमोस्ट 10% के लेवल पे पहुंच चुका है। इसमें ऑपरेटिंग इंप्रूवमेंट का रोल है क्योंकि कॉस्ट ऑफ मटेरियल और एम्प्लॉय एक्सपेंसेस का रेवेन्यू के साथ रेशियो धीरे धीरे बेटर होता दिख रहा है। लेकिन एक केवियट है, नेट प्रॉफिट ग्रोथ पूरी तरह ऑपरेशनल नहीं है। कंपनी को कुछ एक्सेप्शनल ग्रांट्स मिले जैसे MP गवर्नमेंट से, जिसके चलते अदर इनकम का कंट्रीब्यूशन काफी बड़ा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 23 में अदर इनकम ऑलमोस्ट नेट प्रॉफिट की 2x के बराबर थी और फाइनेंशियल ईयर 25 में भी लगभग 56% नेट प्रॉफिट वहीं से आया। वैल्यूएशन साइड पे स्टॉक अपने 5 ईयर मीडियन पील विच इज 29x के आसपास ट्रेड कर रहा है, जो इंडस्ट्री मीडियन ऑफ 34x से थोड़ा लोअर है। PS भी ब्रॉडली हिस्टोरिकल रेंज में लगभग 2.8x पर है। वहीं शेयर होल्डिंग में FIIs का स्टेक लास्ट 2.5 सालों में लगभग 8% बढ़ा है, जबकि प्रोमोटर होल्डिंग स्टेबल रही है। कंपनी के बारे में जाने तो फोर्स मोटर्स एक ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स और व्हीकल मैन्युफैक्चर करती है, जिसमें LCVs, पैसेंजर वैन्स, स्कूल बसेस और एम्बुलेंसेस जैसे प्रोडक्ट्स आते हैं। कंपनी अपने नीश LCV पैसेंजर सेगमेंट में क्लियर लीडर है, जहां इसका मार्केट शेयर 70% के आसपास है। ऑल्सो कंपनी अपना बिजनेस एक ही सेगमेंट में डिस्क्लोज करती है, इसलिए ग्रैन्युलर सेगमेंट वाइज नंबर्स लिमिटेड रहते हैं। सितंबर 25 के क्वार्टरली P&L को देखें तो टॉप लाइन ग्रोथ मॉडरेट थी। सेल्स 7.2% ईयर ऑन ईयर बढ़कर 2081 CR हुई, जबकि एक्सपेंसेस सिर्फ 3.3% ग्रो हुए, जो टाइट कॉस्ट कंट्रोल को शो करता है इन्वेंट्री मूवमेंट की वजह से। इसका इम्पैक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट में दिखा, जो एक साल में 28% बढ़कर 363 CR हो गया और OPM 287 BPS एक्सपैंड होके 17.4% पहुंच गया। इन सब के चलते नेट प्रॉफिट 160% ईयर ऑन ईयर जंप करके 351 CR हुआ और NPM 16.9% तक पहुंच गया। फोर्स मोटर्स ने आने वाले 3 सालों के लिए 2000 करोड़ का कैपेक्स प्लान अनाउंस किया है एज ऑफ नवंबर 25, जिसका फोकस EV डेवलपमेंट, प्लांट मॉडर्नाइजेशन और एक्सपोर्ट्स को स्केल अप करना है। आज एक्सपोर्ट सिर्फ 2% कंट्रीब्यूशन देते हैं, लगभग 160 CR एनुअली, और मैनेजमेंट का टारगेट इसे मीडियम टर्म में 20 से 30% तक ले जाने का है। फाइनेंशियल ईयर 25 के लगभग 8000 करोड़ रेवेन्यू के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ये कैपेक्स ऑलमोस्ट 25% ऑफ एनुअल रेवेन्यू के बराबर है। इसके साथ ही फोर्स मोटर्स को डिफेंस सेगमेंट से 2978 गुरखा व्हीकल्स का ऑर्डर भी मिला है। अगर 12 से 18 लाख पर व्हीकल का कंजर्वेटिव रेंज लें तो ऑर्डर वैल्यू रफली 360 से 540 CR बनती है। हालांकि रेवेन्यू के हिसाब से ये 4 to 7% का कंट्रीब्यूशन है। कंपनी एक जीरो लॉन्ग टर्म डेट बैलेंस शीट मेंटेन करती आ रही है। हाँ, एक चीज नोट करने वाली यहाँ है वो ये कि CFO टू नेट प्रॉफिट रेशियो धीरे धीरे कंप्रेस हो रहा है, इवन दो दोनों नेट प्रॉफिट और CFO एब्सोल्यूट टर्म्स में ग्रो कर रहे हैं। इसका मेन रीजन ग्रोथ रेट का मिसमैच है। फिर भी पॉइंट ये है कि CFO बाय NP रेशियो अभी भी 1 से ऊपर है, जहाँ वर्किंग कैपिटल और अदर
फाइनेंशियल एसेट्स जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट्स वगैरह का मेजर इम्पैक्ट दिखता है। बट फोर्स मोटर्स के रिस्क को शॉर्ट और क्लियर वे में समझना जरूरी है। कंपनी एक नीश एलसीवी पैसेंजर सेगमेंट में लीडर है, लेकिन ये सेगमेंट डिमांड साइक्लिकलिटी के लिए काफी सेंसिटिव है। हिस्टोरिकल डेटा में सेल्स का पैटर्न काफी वॉलेटाइल रहा है, भले ही लास्ट 5 सालों का ब्रॉडर ट्रेंड पॉजिटिव हो। डिस्ट्रीब्यूशन साइड पर भी थोड़ा कंसंट्रेशन रिस्क है। कंपनी के टॉप 10 डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स मिलकर टोटल सेल्स का लगभग 21.5% कंट्रीब्यूट करते हैं, जो कुछ सिलेक्ट पार्टनर्स पर डिपेंडेंसी दिखाता है। कैश फ्लो एंगल से भी वॉलेटिलिटी रहती है। हाई वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और लायबिलिटीज की वजह से कैश कन्वर्जन इनकंसिस्टेंट रही है, जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी और रिटर्न प्रेडिक्टेबिलिटी को इम्पैक्ट कर सकती है। ये थे कुछ फास्टेस्ट ग्रोइंग मिड कैप स्टॉक्स विद डिसेंट वैल्यूएशन। आपको कौन सा स्टॉक सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग लगा, या कोई और नाम जो आप चाहते हो हम एनालाइज करें, कमेंट्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, और जाने से पहले आपको याद दिला दूं, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें, इसको फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल ना समझें। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.